कभी कभी जुर्म इतने संगीन होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सवाल आपको सताए रखता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक जुर्म पर सवाल उठाती है। हाँ जी बोलो। सर, बिल्डिंग नंबर 16 में एक बच्चे की लाश मिली है। ठीक है, तुम क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके सर। पिछली बार इस इलाके के एक नाले में 5 साल की बच्ची की लाश पाई गई थी, जिसका हत्या से पहले शोषण किया गया था। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था। पुलिस कर्मचारियों पर एक सवाल उठ रहा था कि जो अपने ही घर की रखवाली नहीं कर सकते, वो दूसरों की रखवाली कैसे करेंगे। पुलिस के लिए इस सवाल से बढ़कर दूसरे कई सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी था। आखिर 2 मासूम बच्चियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पैटर्न वही पिछले महीने वाली लाश जैसा लगता है सर। पिछले 1 महीने में दूसरी बॉडी। कोई एक 8 साल की बच्ची को पुलिस क्वार्टर की छत पर ले जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी यह जुर्म किया है वो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से वाकिफ था, यानी कि उसका वहां पर रोज का आना जाना था। या फिर सर, वो बिल्डिंग में ही रहने वालों में से कोई एक है। हो सकता है। एक काम करो, बिल्डिंग नंबर 16 में जितने भी लोग आते जाते हैं रोज, उन सब से पूछताछ करो। राइट सर। देखो शायद कुछ पता चले। ओके सर। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, याद करो, कभी उसे देखा उस बिल्डिंग में, कंपाउंड में? नहीं देखा। साहब ने आपको बुलाया है। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, याद करो, उसे तुमने कहाँ देखा? बिल्डिंग में, कंपाउंड में या कहीं और? नहीं सर, मैंने कहीं नहीं देखी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्ची के साथ रेप हुआ है और गला घोंटकर हत्या की गई। रूही की लाश पर किसी और शख्स का डीएनए पाया गया। एक काम करो, बच्ची के माँ बाप को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। और उनसे कहो कि वो बॉडी ले जा सकते हैं। चलो बेटी से रूही, शेफाली, काय चाललंय दोघांचं तुम्ही? और शेफाली, तुम इतनी बड़ी हो गई फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं है ना? कितना मस्ती करती रहती हो। रूही, रूही। मेरे बच्चे। सर, रूही शर्मा की फैमिली आई है, वो आपसे बात करना चाहती है।
बुलाओ। यस सर। लो। बोलो बेटा, बोलो। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो कहना चाहती हो खुल के बताओ। सर, मेरी बहन मेरी वजह से ही उसकी मौत की वजह मैं हूं। अब तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? थोड़ा खुल के बताओ, साफ साफ बताओ। बोलो बेटा, बोलो। सर, मैं एक ऋषि नाम की लड़की को जानती हूँ। वो मोहल्ले की हर लड़की को छेड़ता है। मेरे पीछे भी पड़ गया था। सुनना, क्यों इतना भाव खा रही है रे? और जब मैं नहीं मिली तो वो देखो बेटा, घबराओ मत। तुम जो कुछ कहना चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ और पूरी बात बताओ। अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो रोज मेरा पीछा करता था, मुझे तंग करता था। मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं डरती थी। वो प्लीज क्यों हमें परेशान करो, जाने दो ना। और फिर एक दिन मुझे नहीं चाहिए। आप ले लो, आपके लिए लेके आया मुझे नहीं। हूँ। तो चॉकलेट खाओगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लॉलीपॉप ले लो। नहीं चाहिए मुझे। ले लो, ले लो, नहीं ले लो। चाहिए। आपके लिए। क्योंकि उसके पापा पुलिस में है। अब बताओ, उस ऋषि का पूरा नाम क्या था? ऋषि जाधव। क्या नाम बताया? ऋषि जाधव। ऋषि जाधव? उसने मेरी बहन को मार डाला साहब, मार डाला उसने मेरी बहन को। रूही की लाश मिलने के 2 दिन बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। शेफाली के बयान से इतना तो साफ हो गया था कि ऋषि के पास रूही को मारने का मोटिव था, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हुई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऋषि कहां गायब था और क्या उसके कारनामों के बारे में उसके पिता को जरा भी अंदाजा था? अरे गावकर, तू ये ना। मैडम, ऋषि बाबू आहे का? नहीं रे, 3 दिन से घर नहीं लौटा। क्या रे? सर, ये तू जा। क्या बात है? सर बात यह है, रोहित शर्मा मर्डर केस में पाटिल सर ऋषि से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। सर, टेलीफोन कंपनी से ऋषि जाधव के कॉल के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ओके। पिछले 2 दिन से इसका फोन बंद आ रहा है और इसका आखिरी नोन लोकेशन अंधेरी ईस्ट दिखा रहा है। और इसने आखिरी 2 कॉल्स एक ही नंबर पे किए। इससे पहले भी उसने कई बार इस नंबर पे कॉल किया है। पता करो कि ये नंबर किसका है। देशमुख ये नंबर लो और इसके कॉल डिटेल्स निकालो। जी सर। पाटिल, जादव बाबू आप। ऋषि को तुमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, क्या सबूत है उसके खिलाफ? जादव बाबू, ऋषि पिछले 3 दिनों से गायब है और आपने अभी तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। तुम ऋषि को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। 3-4 दिन दोस्तों के घर रहना उसके लिए तो आम बात है। लेकिन हर बार जब वो घर से बाहर रहा है, उसके घर की छत के ऊपर लाश भी तो नहीं मिली। और इस बार ऋषि के खिलाफ मरने वाली लड़की की बहन ने स्टेटमेंट भी दर्ज किया है। देखो जादव, मैं समझ सकता हूं कि तुम एक इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक पिता भी हो। और इस केस की तहकीकात के दौरान मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात एक पिता से होगी या फिर इंस्पेक्टर प्रणव जाधव से। ऋषि कहाँ है? मैं कई दिनों से उससे नहीं मिला। कई दिनों से? तो 3 रात पहले ऋषि यहाँ क्या कर रहा था? ऋषि के लोकेशन का पता चल गया? ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। गावकर, चल।
तुम लोग चल हाँ चल कहाँ? चल पुलिस स्टेशन, सब पता चल जाएगा। चल पुलिस स्टेशन। पापा को पता है कि तुम लोग मुझे लेने आए हो? हाँ चल, तुझे पता चल जाएगा। चल। पिछली 3 रातों से कहाँ थे तुम? फ्रेंड के घर पे था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहे थे या फिर पार्टी कर रहे थे? तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे घर की छत पर रूही की लाश मिली है। उस छोटी सी बच्ची का रेप करके बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। तुम दोनों बहनों का पीछा किया करते थे, उन्हें तंग करते थे। ऐसा कैसे बोल सकते हो सर? मैं लाइक करता था शेफाली को, बस, और कुछ नहीं। मैंने कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तुमने रूही को तंग किया था और शेफाली ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। गुस्सा तो आया होगा तुम्हें? गुस्सा तो बहुत आया था सर, पर मैंने सोचा जाने दो। लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की है। मैं तो बस छोटी बहन को पटाने की कोशिश कर रहा था, जिससे बड़ी बहन के साथ सेटिंग हो जाए। और रही लड़की की बात, एक जाती है तो दूसरी आती है। दूसरी वो जहां से तुझे उठा के लाए? ऋषि, अगर तुझे मैं रेप और मर्डर के केस में अंदर कर दूं ना, तो ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। फिर करते रहना अंदर पार्टी ऑल नाइट। तो कर दो ना अंदर, पर सबूत क्या है? किधर जा रहे तू? हाँ, एक फोन करने को नहीं होता? अरे आई, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। अच्छा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे प्लीज। किधर था तू? कहाँ झक मार रहा था? पुलिस स्टेशन में था, आपके अजय साहब ने रोक के रखा था। पता है मुझे, मेरी गलती है जो तुझे इतनी छूट दे के रखी है। ये दिन तो देखना ही था। मुझे परवाह नहीं है अजय के सामने तुमने क्या बोला है। देख, जो भी है मुझे सच सच बता दे। बोला तो था मैं फ्रेंड के घर पे हूं। अगर यकीन नहीं आता तो आप आदित्य से कॉल करके बात कर लीजिए। सच बता, उस लड़की के साथ तूने क्या किया है? आपको खुद के बेटे पे यकीन नहीं है? सर, ये फाइल। एक काम करो, इन 5 लोगों के अंदर उन 2 लोगों के नाम भी जोड़ दो, ऋषि और आदित्य। इन सब लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलवाओ, और अगर कोई आने से मना कर दे तो उन्हें उठा लो। जी सर। इसके अलावा कोई और तो नहीं बचा राउंड अप के लिए? है ना सर, वो रफीक केबल वाला। कत्ल की रात उसे उस बिल्डिंग में देखा गया था। रवि गया उसको उठाने। ठीक। बिल्डिंग नंबर 17 में केबल कनेक्शन ठीक किया क्या? अरे हाँ रे, करके आया ना। ये देख, सेट ऑफ बॉक्स रिप्लेस किया। हाँ तो ठीक कर देना। बिल्डिंग नंबर 16 में तुम लोगों में से कौन जाता है? मैं जाता हूँ साहब। और 6 तारीख की शाम को कौन गया था? वो तो मैं गया था सर, ये तो ड्यूटी पे गया हुआ था। अच्छा चलो सर। चलो साहब चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ। साहब हुआ क्या साहब? क्या किया इसने साहब? इंट्रोगेशन में तू फेल हो गया। अब कल जाके डीएनए टेस्ट देखिए। डीएनए टेस्ट? काय को? बाबा, बाबा मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया नहीं है तूने? हाँ, कुछ किया नहीं है? हाँ। अगर कुछ किया नहीं है तो डीएनए टेस्ट देने में प्रॉब्लम क्या है? डर क्यों रहा है तू? मैं किसी से नहीं डरता, पर मैं डीएनए टेस्ट नहीं दूंगा। देख बेटा, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है।
कल तुझे डीएनए टेस्ट देना ही पड़ेगा। राव, उसको अंदर डाल। तेरे को बोला ना अंदर डाल, घेऊन जा त्याला। साले क्या किया तूने? कहाँ फंसा दिया? चुपचाप बैठा रहे। नेक्स्ट। ओपन योर माउथ। साहब 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 क्या है? रफ़ीक को, मेरे दोस्त को किधर लाए साहब आप लोग? कभी छोड़ोगे साहब उसको? 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा, अभी निकलो। साहब उसकी माँ पूछ रही थी साहब, सब लोग परेशान हो रहे हैं साहब, बताओ ना साहब। अरे बोला ना 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। लेके जाए इसे। मैं जा रहा है साहब, पर बोलो तो साहब कभी कब सब पता चल जाएगा 1-2 दिन में। चलो। सर, ये ऋषि यादव की ब्लड रिपोर्ट्स है। यादव, come in the cabin, please. यादव, सारी डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली किसी का भी प्रोफाइल हत्यारे से मैच नहीं करता है। तुम्हारे बेटे को हम जाने देंगे, पर तुम्हारे बेटे की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग्स पाई गई हैं। मुझे लगा तुम देखना चाहोगे। अगर हत्यारा इन 8 में से नहीं है तो फिर कौन है? मुझे लगता है हम जरूर कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट के नतीजों से केस सुलझने की बजाय और उलझता गया। सभी सस्पेक्ट्स में से किसी का भी डीएनए लाश पर पाए गए डीएनए से मैच नहीं हो पाया। लेकिन इंस्पेक्टर जादव के सामने ऋषि का एक नया चेहरा आया। ऋषि एक ड्रग एडिक्ट था और शायद इसी वजह से वो टेस्ट नहीं देना चाह रहा था। बहरहाल इस केस को लेकर पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और कातिल अब भी आजाद था और आगे जो होने वाला था वो पूरे इलाके को झकझोर कर रख देने वाला था। नफीसा बेबी, साहब मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। आप सब जगह ढूंढा, पता नहीं बच्ची कहाँ चलेगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नाम क्या बच्चे का? नफीसा अली। नफीसा अली। घरचा पत्ता? 19/100। ठीक आहे, आम्ही तपास करतो, जसं काय भेटेल ना तुम्हाला कळवतो। ओके, या साहब
क्या रे, ये कैसा हुआ? साहब मुझे कुछ पता नहीं साहब। तू कहाँ गया था? मैं 1 महीने से मुंबई में था ही नहीं, हैदराबाद गया था। अच्छा, ये खोली मेरी है साहब, 2 महीने से बंद है। मैं भाड़ेदार ढूंढने की कोशिश की साहब, लेकिन कोई भाड़ेदार मुझे मिला ही नहीं। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, जिसकी वजह से चेहरा एकदम बिगड़ गया है। लाश जहां मिली है वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्ची को किसी ने देखा ना हो। तुम एक काम करो, बच्ची का फोटो लो और 4-5 किलोमीटर के रेडियस में सबसे पूछताछ करो, सबसे। ओके सर। कुछ पता चला साहब? तहकीकात चल रही है। ऐसा कब तक बोलोगे साहब? और कितना इंतजार करें साहब, और कितना इंतजार करें? देखिए हम लोग बहुत जल्द कातिल को पकड़ लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अरे आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे इन लोगों को पता है यार असली कातिल कौन है, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं क्योंकि पकड़ तो सकते हैं नहीं। आप किसी की हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोग होंगे इसके जिम्मेदार। अरे आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे क्या काम कर रही है पुलिस? फिर से वही मोडस ऑपरेंडी, फिर से रेप, फिर से गला घोट करके हत्या। सर, हैदराबाद पुलिस ने कंफर्म किया है कि रमजान अली कत्ल के वक्त हैदराबाद में ही था। ये देखिए रिपोर्ट। वो वहां पर 20 दिनों के लिए था ना? जी सर। और कत्ल हुआ, इसका मतलब रमजान अली हत्यारा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके दरवाजे पर जो ताला लगा था जिसको हमने तोड़ा, उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उनका कोई मैच मिला? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। नफीसा की जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें उसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, और उसकी लाश पर जो खून का धब्बे मिले थे उसका ब्लड ग्रुप था AB पॉजिटिव, राइट? और यही नहीं, नफीसा के नाखूनों में जो बाल मिले उसका DNA और खून के धब्बों का DNA सेम है। तीनों लाशें इन 3 जगहों पर पाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारा इसी इलाके के बीच में कहीं छुपा हुआ है। हत्यारे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, यह हम सब जानते हैं। अब इस इलाके में कितने लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा? उन सब लोगों को राउंड अप करो और उनमें से कातिल को छांटने के लिए उनका DNA टेस्ट करवाओ, सबका। सर, इस तरह से तो 500-600 लोगों के टेस्ट कराने पड़ जाएंगे। करो, मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, उसका बंदोबस्त मैं करता हूं। हर घर में जाओ और 15 साल से बड़ी उम्र के हर आदमी का ब्लड टेस्ट करो, हर एक आदमी का। ओके सर। पुलिस के सामने इस वक्त एक असाधारण चुनौती थी। इतनी बड़ी कॉलोनी के सभी पुरुषों का ब्लड टेस्ट करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हत्यारे को जल्द से जल्द ढूंढना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि जब तक वो बाहर था इलाके की कोई भी बच्ची उसका चौथा शिकार बन सकती थी। अरे कोई है? अरे ब्लड टेस्ट करना है। आइए डॉक्टर। कोर्ट का ऑर्डर है, ब्लड टेस्ट करना है। जाओ गाड़ी में जाके चेक करके लेके आओ। ए, सलीम तेरा नाम है ना? चल, बड़े साहब ने बुलाया।
चल टेस्ट करना है तुम्हारा। चलो बैठो गाड़ी में, कुछ नहीं। चल चलो साहब पर मैंने किया क्या? चलो बैठो, चलो। अरे कितनी देर से बैठा के लगा है, मुझे तो घंटा ला रहा है। अरे हाँ रे, मेरे को भी घंटा ला रहा है। इन लोग का ऐसा ही है, पिछली बार मेरे दोस्त को उठा के लाए थे, इस बार मेरे को उठा लिया। चलो ओपन योर माउथ। काय को खोलने का है मुंह? अबे खोलना, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, समझ नहीं रहे हो? खोलो। ओपन योर माउथ। जाने दो यार, अरे जाने दो यार, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमको क्यों शांत करा रहे हो साहिब? उन्हीं लोगों को तो आपने छोड़ दिया और हम गरीबों को आप पकड़ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। इन लोगों को आज ही छोड़ दिया जाएगा और ये सब हम दरअसल असली अपराधी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, हम सब आपके साथ ही हैं, इसलिए प्लीज शांति बनाए रखिए। लोगों के धैर्य का पारा चढ़ता जा रहा था। एसीपी वसंत कांबले को लगभग हर रोज लोगों को दिलासा देने के लिए आना पड़ रहा था। सर, आपने मुझे बुलाया सर? अजय, वी नीड टू कंट्रोल दिस। आई डोंट वांट दिस टू बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सारे सस्पेक्ट्स को डीएनए टेस्ट के बाद जाने दो और उन पर नजर रखो। ओके सर। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, पर लोगों का भी डरना जायज था। हत्यारा अब भी आजाद था और अगला शिकार कोई भी हो सकता था। सर, पूछताछ से पता चला है कि नफीसा अली के अगवा होने के दिन उसको 3 लोगों ने देखा था। एक राधिका नाम की औरत, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम यूसुफ है और भाऊ भोपे। तीनों को बुलाओ। ओके सर। नाव का तुझा? राधिका। उस बच्ची को कहाँ देखा था तुमने? मैं एक बस स्टॉप पे खड़ी थी अपनी विशी मंडली के साथ। वहाँ इस बच्ची को एक आदमी के साथ देखा, सामने वाले बस स्टॉप पे। उस बच्ची को कहाँ देखा था तुमने? सर, मैं पटेल दुकान के सामने खड़ा था, तभी मैंने देखा एक लड़का इस बच्ची का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। एक लड़का इस बच्ची को लेकर मेरे रिक्शे में बैठा था, बोला खूबसूरत स्टोर्स जाना है। मैं ले गया साहब। मैं खूबसूरत स्टोर्स के लिए लेफ्ट ले रहा था, बोला राइट ले लो। तो मैंने कहा कि खूबसूरत स्टोर तो लेफ्ट में है, तो बोला कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर अमित कुमार वो सामने आएगा, पहचान लोगे उसे? जी बिल्कुल। हाँ सर। पहचानो, इनमें से कोई है क्या? नहीं सर। ये? नहीं सर। ये? एक मिनट सर, पीछे कीजिए। सर पीछे 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 लो, पीछे लो। हाँ सर, ये तो वही लड़का है। पक्का यही है? हाँ यही है। ये इट्स अ मैच। डीएनए इज मैचिंग। यस सर। कातिल का पता चल गया अजय। मुझे ये आदमी आज हर हाल में चाहिए। सर, मैं अपनी एक टीम लेकर निकलता हूं। अबे जब उन्होंने तेरे को छोड़ दिया तो मिला क्यों नहीं? अबे क्या बताओ यार तेरे को, वो पुलिस वाला ना, वो ऐसा ब्रश डाल के ऐसा हिला रहा था, ऐसा कर रहा था जैसे मेरे मुंह में कीड़े लगे हो। तू देखा क्या? साला कीड़े होते हैं पुलिस वाले भी, कुछ भी करते। बॉस, वो एड़े नहीं, तू एड़ा है। डीएनए टेस्ट कराने लेके गए तेरा? अरे मेरा भी हुआ था रे पिछले महीने, जब मेरे को पकड़ के लेके गए थे ना। वो लड़की मरी थी ना, बच्ची, उसी के कातिल को ढूंढ रहे थे। डीएनए टेस्ट क्या होता है भाई? अच्छा यार, मेरे को किसी ने पिछले महीने बताया था कि इससे कातिल का पता लगता है। क्या हुआ? तो चल, मैं मिलता हूँ बाद में। अरे ओए, अरे सलीम,
सलीम, ए रुक रुक। देख, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, सब कुछ सच सच उगल दे, वरना हमें टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है, समझ गया? साहब कुछ किया होगा तो बताऊंगा ना साहब। सर मैंने काफी कोशिश की लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा है। जुर्म तो इसने किया है और इसका मुंह खुलवाना भी बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम इसके घर जाकर तलाशी लो। ओके सर। आठ तारीख की शाम को 6 बजे बालवाड़ी से एक 9 साल की बच्ची अगवा होती है। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। लाश पर जो डीएनए पाया गया वो तेरा था। इसका मतलब समझता है तू? तुझे तेरी भाषा में समझाऊं? तेरा जो ये ट्रांसमिशन है ना, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, हमेशा के लिए। साहब 8 तारीख को मैं अपनी जॉब पे था साहब। वो समित का नेट खराब हो गया था, वो रिचार्ज कर रहा था साहब। उसके बाद साहब मैंने कुछ 5-6 लोगों के रिचार्ज कराए और साहब सारे पैसे जाके मैंने अपने सेठ को दिए साहब। साहब चाहिए तो आप मेरे सेठ से पूछ लो साहब। इसका मतलब बाहर ही था ना? हमें वो हथियार मिल चुका है जिससे तूने गला घोटकर हत्या की, उस पर तेरी उंगलियों का निशान है। जिस खोली में तूने लड़की की लाश छुपाई, उस पर लगे ताले पर भी तेरी ही उंगलियों का निशान है। उसके अलावा तेरे खून से सने जो कपड़े मिले हैं, उस पर खून नफीसा का है जो कि तेरे घर से मिला है। उसके अलावा हमारे पास 3 चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने तुझे उस रात नफीसा के साथ देखा था। इसी तेरी भलाई इसी में है कि तू सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो 3 कत्ल के इल्जाम में तुझे फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ साहब, मैंने किया है साहब। गलती हो गई साहब मेरे से। साहब केबल का काम है ना मेरा साहब, तो के घर पे आना जाना भी लगा रहता है। लोगों की घरेलू बातें सुनना आम बात थी साहब मेरे लिए। नफीसा के घर भी जाया करता था साहब मैं। अम्मी, आप ना मुझे वो नई जरी वाली सलवार सूट लेके दोगी? कौन सी वाली? अरे वही जो मैं खूबसूरत स्टोर में देखी थी कल। अरे पहले तेरा रिजल्ट तो आने दे। केबल वाले भैया, हुआ कि नहीं आपका अभी तक? जी ये चल गया, आप चेक कर लो। आजकल केबल का बहुत कंप्लेंट आ रहा है आपके यहाँ से। बस ये आखिरी बार था, अब कुछ नहीं होगा, अब आप चेक करो। नफीसा बेबी, इधर आओ। यहाँ पास में ना एक खूबसूरत स्टोर है, तुम्हें वो जरी वाला सूट चाहिए था ना? हाँ मुझे चाहिए। आओ मैं दिलाता हूँ, आओ। फिर क्या किया तूने? एक दिन साहब मैं उसको रिक्शे में बिठाकर एक खोली में ले गया। सलीम ने पहली 2 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम कबूल नहीं किया, शायद इस उम्मीद में कि उसे सजा कम मिलेगी। पहले 2 केसेस में सबूत कम होने की वजह से वो केसेस अभी भी ओपन हैं। हालांकि सलीम के अरेस्ट के बाद इस इलाके में बच्चियों के शोषण और हत्या की कोई वारदात सामने नहीं आई। मुंबई की एक स्पेशल विमेन कोर्ट ने सलीम को नफीसा अली के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 364 के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 376 सबसेक्शन 2 के तहत बलात्कार के लिए और धारा 302 के तहत
हत्या के लिए दोषी पाया है। सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका हमारे घर में आना जाना लगा रहता है। सलीम एक केबल वाला था जो नफीसा के घर में आता जाता रहता था, पर उस पर कभी किसी ने गौर भी नहीं किया। उसने घर की अंदरूनी बातों को सुनकर उन्हीं बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। अपने बच्चों को छूट देना अच्छी बात है, लेकिन इस केस के विविध पात्रों से एक बात साफ है, बच्चों के बारे में खबर रखना, उन्हें सही सीख देना और सचेत रखना अपने बच्चों और घर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। आशोच है नितिन। पेपर नैपकिन है और क्या है? वो मुझे भी पता है, लेकिन ये लिपस्टिक का निशान किसका है? मुझे क्या पता। लेकिन फिर ये पेपर नैपकिन तुम्हारी जेब में कहाँ से आया? रूपा तुम खामखा में शक कर रही हो। अरे कल रेस्टों में बैठा हुआ था क्लाइंट के साथ, कुछ हिसाब करना था, इस पे कर लिया, फिर पॉकेट में रख लिया। अब लिपस्टिक का निशान कैसे आया, किसका है? बस रहवा दो, तुम्हारा जरूर कुछ चल रहा है। मेरा कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। ये देखिए, दूसरी दिखाएंगे ना भैया? हेलो नितिन। ये क्या नाटक है रूपल? हाँ, पहले खुद ही शक करती हो, फिर ना खाने की धमकी। अरे तुम जानती हो ना, इन दिनों भूखा रहना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे कस्टमर के साथ था, अब यकीन नहीं आता, फोन दो क्या? बस बस बाबा, और सुनाने की जरूरत नहीं है। वो मैंने सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। इट्स ओके, मेरी भी गलती थी। अब ऐसी चीज देखोगी तो रिएक्ट तो करोगी ना। मुझे भी थोड़ा शांति से समझाना चाहिए था, खास करके इन दिनों में जब तुम्हें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा यकीन करो रूपल, वो लिपस्टिक का निशान कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं है। नितिन ठीक छे, आई बिलीव यू। थैंक्स। टेक केयर, बाय। रूपल तुम यहीं पर बैठो, मैं भी शांति भाई से पेमेंट लेकर आता हूँ। ठीक। ये क्या है नितिन? क्या? सोचे ये सब तुम पकड़े गए हो। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कब से चल रहा है ये सब? रूपल प्लीज तुम हाइपर मत हो, मैं समझाता हूँ ना सब। मुझे कुछ समझना सुनना नहीं है। अरे मेरी प्रेगनेंसी को बस 3 महीने हुआ है और तुमने ये सब। रूपल तुम एक मिनट फोन दिखाओ, अभी इस नंबर पे कॉल बैक करता हूँ, सब सच सामने आ जाएगा। देखो रूपल। नितिन ये नाटक बंद करो, मुझे और बेवकूफ बनाना बंद करो। रूपल मैं अपने बच्चे की कसम खा के। रहवा दो नितिन, बच्चे की झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। देखो रूपल तुम घर चलो। तुम खामखा में ओवररिएक्ट कर रही हो। नितिन तुम घर चलो। नितिन बेटा शू था? अपनी बहू से ही पूछो ना। अच्छा पाप करो आप और पूछो मुझसे। आप खुद ही बताओ ना कि आपका क्या चल रहा है। नितिन बेटा
हमें बताओ। पप्पा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। मजाक? ये देखिए पापा, ये मैसेजेस पढ़िए। ये सब आपको मजाक लगता है? नितिन, ये सब क्या है? आप भी रूपल की तरह बेवजह शक कर रहे हैं मुझ पे। शक करने की वजह है मेरे पास। तुम्हारा उस सिमोन के साथ अब भी कुछ चल रहा है। अगर उसे भुला नहीं सकते थे तो क्यों मुझसे शादी की? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की? देखो रूपल, मेरा पास्ट मत घसीटो तुम। अरे हाँ था ना मेरा सिमोन के साथ रिश्ता, पर शादी से पहले था और तुम जानती थी ना सब कुछ। नींद नहीं आ रही है तो जहर खा ले। क्यों हमारी शादीशुदा जिंदगी में जहर? आप द्वारा डायल करेलो नंबर हालમાં સ્વિચ્ડ ઓફ છે અથવા નેટવર્ક ક્ષેત્રની બહાર છે। કૃપા કરી થોડા સમય બાદ सर पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो गया हूँ। पहले 2 अलग अलग नंबर से एसएमएसेस आए, फिर कल आधी रात को तो फ़ोन भी आया सर, और मैंने हर बार नंबर्स पे कॉल बैक किया है, पर हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। इंस्पेक्टर साहब, हमारा हंसता खेलता परिवार बिखरने के कगार पर है। क्या कोई ऐसा है जो आपको मानसिक तौर पर परेशान करना चाहता हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। जडेजा। यस सर। इनसे सारे कॉल डिटेल ले लो और पता करो कि सारे नंबर किसके नाम पर इशूड है। आपसी विश्वास और भरोसा यूं तो हर रिश्ते की जरूरत होता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में ये विश्वास रिश्ते की नींव होता है, जिस पर उनके प्यार और उनके परिवार की इमारत खड़ी होती है। और कोई था जो नितिन और रूपल के इस रिश्ते की नींव को खोदने में लगा था। सच को सामने लाने के लिए नितिन की शिकायत दर्ज करते ही पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने उन सभी नंबर्स को चेक किया जिनसे नितिन को मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे। लेकिन पुलिस की जांच से जिस शख्स का नाम सामने आने वाला था, उसे जानकर नितिन और उसके परिवार के होश उड़ जाने वाले थे। मिस्टर नितिन, आपको जितने भी अननोन नंबर से परेशान किया जा रहा था, वो सारे नंबर आपकी वाइफ रूपल मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड है। रूपल? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो हमें हुई थी कि मुझे हिरास करने वाला कोई बाहर का इंसान था। ये तो तुम ही निकली रूपल। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम ऐसा इसलिए करोगी क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। अरे सिमोन और मेरा रिश्ता तो मैं कब का भूल चुका हूं, पर तुम्हारे मन में वो अभी भी खटकता है ना। उसी का बदला लेने के लिए किया ना ये सब। नितिन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं ऐसा करूंगी तुम सोच भी कैसे सकते हो? एक मिनट, सिमोन कौन है? सर शादी से पहले सिमोन और मेरा अफेयर था। हमारे अफेयर के बारे में सबको पता था और भले ही नितिन की शादी हो गई है, मगर आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। उसको परेशान करने का मैं सोच भी नहीं सकती। शादी ना होने की वजह? मेरे और नितिन के फादर जसवंत अंकल, उन्होंने साड़ियों का बिजनेस शुरू किया था। उनके बीच कुछ झगड़ा हो गया और दोनों फैमिलीज के बीच खटाश इतनी बढ़ गई कि मुझे और नितिन को हमारा रिश्ता खत्म करना पड़ा। आप जा सकती हैं। थैंक यू। इसका फोन सर्वेलेंस पे डालो और वॉच करो। यस सर। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। कल रात सूरत चलना था, भाई साहब की पार्टी है फार्म हाउस पर। क्या रेट है आपका एक नाइट का? कौन बोल रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? अजी नाम में क्या रखा है, दाम की बात करो ना। जस्ट शट अप। हेलो। मैडम, आप एक नाइट का कितना चार्ज करती हैं? कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को ऐसे परेशान करते हुए? दोबारा फोन मत करना, नहीं तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस का धमकी किसको दे रही है? वन नाइट पॉर्न साइट पर अपना नाम, नंबर और फोटोज किसने डाले हैं? भजन करने।
हाँ रूपल, શું થયું? બોલ ના. सर, अगर ये बात मेरे पति और परिवार को पता चल गई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी सर? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप घर पहुंचेंगी ये साइट ब्लॉक हो चुकी होगी सर। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किया किसने? I mean, आपको किसी पर शक है? आई रियली डोंट नो सर कि इन सब के पीछे कौन है। पहले मेरे पति को मैसेजेस और कॉल्स करके कोई लड़की परेशान कर रही थी, फिर जब उनको परेशान करना बंद कर दिया तो सर मेरे साथ ये सब होने लगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हेलो, एक रात तक क्या बजट है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? फोन रखो। शू था युवा? अरे कोई बदमाश है तो गंदी गंदी बातें कर रहा था। जी मैं रूपल का ससुर बोल रहा हूँ। आप? अच्छा, तो रूपल की डील आप ही करते हो? 2 नाइट के लिए बुक करना था भाई, रेट क्या है? नालायक, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? फोन रख। अबे तो मिल एक बार, फिर बताता हूँ मैं तुझे। मेरी बीवी के बारे में उल्टा बोलता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, फिर मालूम चलेगा तुझे। ये रूपल, ये सब पता नहीं कौन है तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा है। पिछली बार किसी ने रूपल जी के फोटोज के साथ साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड किया था पॉन साइट पर, जो साइट हम ब्लॉक करवा चुके हैं। लेकिन फिर से किसी ने इनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ आप सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अपलोड किए हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। सर इसके बारे में अगर किसी को पता लगा तो छीना मुश्किल हो जाएगा सर। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम ये साइट भी ब्लॉक करवा रहे हैं। फिलहाल आप लोग जाइए, हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर वो 2 मोबाइल सेट जिससे रूपल के पिक्चर्स अपलोड किए गए थे, वो शहर के 2 अलग-अलग हिस्सों में से लावारिस बरामद हुए हैं और उसके साथ सिम कार्ड भी मिले हुए हैं सर। पता करो वो दोनों सिम कार्ड किसके नंबर पर रजिस्टर्ड है। यस सर। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर नितिन, आप अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें ये पता लग चुका है कि जिस 2 सिम कार्ड से आपकी वाइफ के फोटोज अपलोड किए गए हैं वो आपके नाम पर इशूड थे। मेरा यकीन मानिए सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, जब मुझे मालूम चला कि जिन नंबर से मुझे हैरेस किया जा रहा था वो मेरी वाइफ के नाम से इशू हुए, तब थोड़ा बहुत टेंशन था हमारे बीच में। पर सर वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, मैं कैसे कर सकता हूँ उनके साथ में ऐसा कुछ? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज सर मेरा यकीन करिए सर। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा। ठीक, थैंक यू सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पति पत्नी एक दूसरे को परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हो? शायद रूपल को नितिन के अफेयर का पता चल गया हो और इसलिए वो उसे हैरेस कर रही हो और उसका बदला लेने के लिए नितिन उसे परेशान कर रहा हो सकता है। पता करो कि इस केस में जो भी सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो कहां से खरीदे गए हैं। शायद वहीं से हमें खरीदने वाले की पहचान का पता चल जाए। सर नितिन और रूपल के केस में टोटल 7 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं, जो बहुत ही स्मार्टली नवरंगपुरा के किसी मोबाइल स्टोर में से खरीदे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं। अब 2 महीने पहले वहां कौन आया था, किसने ये सब खरीदा है, किसी को कुछ याद नहीं है सर। जी तमे कौन? वाह 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 रूपल जी,
आप तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। वैसे मैं बंटी हूँ मैडम, मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ मगर आपका नंबर ही बंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी पार्टियों से बात करके रखी है और आज रात का बुकिंग भी मिल रहा है। आप टेंशन मत लो, आपका कोई भी रेट हो मैं पार्टी को कैसे भी पटा लूँगा। बस मेरा 30% कमीशन रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बकवास करने की? निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? कौन है ये? देखिए ना पापा, खबर रहती कौन से कब से मेरे साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। क्या मैं बहू से ऐसी बातें कर रहा है? पकड़ इसको। शरीफों के पोल में आके हमारी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। पुलिस पे दे देता है। एक मिनट, पुलिस को बुलाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं कहीं नहीं भागूंगा, पहले मेरी बात सुन लो। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, आप देखो मोहल्ले की बहू। ओ अंकल जी, आप भी देखिए आपकी बहू क्या गुल खिला रही है, देखिए। मोहल्ले वाले, ओ ये देखिए दीदी, आप भी देखिए। आप भी देखो। देखो भाई देखो, सब मोहल्ले वाले देखो आपकी बहू बेटी क्या गुल खिला रही है, देखो। बुलाओ अभी पुलिस को। रूपल बेटा दरवाजा खोलो। रूपल बेटा। रूपल, ये क्या कर रही है रूपल? पहली नजर में खुशहाल शादीशुदा जोड़े के बीच गलतफहमी पैदा करने की किसी तीसरे की कोशिश नजर आने वाली ये हरकत अब एक संगीन जुर्म के दायरे में आ चुकी थी। पहले रूपल की तस्वीर और उसका फोन नंबर एक पॉर्न साइट पर अपलोड कर दिया गया और अब देह व्यापार से जुड़े एक दलाल के मोबाइल फोन में रूपल का अश्लील वीडियो मिला था। कौन था वो जो पहले नितिन और अब उसकी पत्नी रूपल को निशाना बना रहा था और क्यों, किस लिए? शादी से पहले नितिन की प्रेमिका रही सिमोन ने पुलिस को खुद बताया था कि भले ही नितिन की शादी हो गई थी लेकिन वो अब भी नितिन से प्यार करती थी। लेकिन इस घटना के पीछे सिमोन का हाथ होने का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला था। तो क्या ये कोई तीसरा ही शख्स था? और अगर हाँ तो कौन था ये शख्स और क्यों कर रहा था ये सब? और पुलिस को भी ना तो कोई आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही कोई सुराग उनके हाथ लग रहा था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। हाँ कल्पेश भाई, नहीं आज नहीं आ सकते। आज तो मैं और सरला अपनी बेटी रूपल की ससुराल आए हैं उससे मिलने के लिए। हाँ ठीक है। लगता है घर में कोई नहीं है। रूपल ने कहा था वो घर पर ही रहेगी। रूपल के सास ससुर गृह प्रवेश के लिए जाने वाले थे। रूपल को फोन कीजिए ना। फोन नहीं उठा रही, मैं लैंडलाइन पर ट्राई करता हूँ। हाँ। कोई उठा नहीं रहा, लगता है घर में कोई नहीं है। आप एक काम कीजिए, नितिन कुमार को फोन कीजिए। पापा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण नितिन कुमार, कहाँ हो आप लोग? हम लोग आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। जी मम्मी पापा तो पड़ोस वाले घर में गृह प्रवेश के फंक्शन में गए होंगे, पर रूपल तो घर पे ही होगी ना, आप उसका फोन ट्राई कीजिए। अरे हमने रूपल के मोबाइल पर और घर के लैंडलाइन पर दोनों पे ट्राई कर चुके हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा। हो सकता है रूपल भी समधी जी के साथ गृह प्रवेश पर गई हो। हाँ हो सकता है। वैसे पापा मैं 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, आप वहीं रुकिए ना, मैं आता हूँ अभी। नितिन कुमार कब से खड़े हैं यहाँ पर, समधी जी को भी फोन ट्राई किया, वो भी फोन नहीं उठा रहे। कमाल है, फोन नहीं उठा रहे। चलिए आप अंदर तो चलिए कम से कम।
इन तीनों में से सिर्फ रूपल पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। इसका मतलब कातिल का मेन टारगेट रूपल थी। लगता है कातिल के साथ इनकी थोड़ी हाथापाई भी हुई थी। लेकिन सर घर में से एक भी सामान गायब नहीं हुआ है। इसका मतलब कातिल लूट के इरादे से नहीं आया होगा। एक काम करो, यहां पर मौजूद हर एक चीज की फॉरेंसिक जांच करवाओ और तीनों विक्टिम्स के साथ साथ घर की लैंडलाइन की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो जिस वक्त ये कत्ल हुए उस वक्त के करीब यहां पर इन लोगों को मिलने के लिए कौन कौन आया था। सर, रूपल की कॉल डिटेल में से एक विकास त्रिवेदी का नंबर मिला है। मर्डर वाले दिन विकास की रूपल के साथ 2 बार बात हुई थी। एक सुबह में 11 बजे जो करीबन आधा मिनट उसकी बात चली होगी और एक दोपहर को 2:15 बजे और रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक विकास के मोबाइल की लोकेशन रूपल के मोबाइल के लोकेशन के साथ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है रूपल के मर्डर से पहले विकास त्रिवेदी उसके साथ ही था। उठाओ उसे। सर, वो मैं और रूपल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तब मेरी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं था। ना तो मेरे पास जॉब थी और ना ही मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस था। बस यूं ही मौज मस्ती में लगा रहता था। फिर एक दिन रूपल के पापा को हमारे बारे में पता चला। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया और अपनी फैमिली के साथ आनंद से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद से मेरा और रूपल का रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन तुम्हारी कॉल डिटेल्स तो ये दिखा रही है कि पिछले 2 महीनों से तुम रूपल के रेगुलर कांटेक्ट में थे। सर, 4 महीने पहले मैं आनंद से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ। जॉब लगने के बाद मैं नवरंगपुरा में ही रह रहा हूँ। फिर एक दिन अचानक मेरी रूपल से मुलाकात हुई। हमने नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम अक्सर फ़ोन पे बात किया करते थे। और जिस दिन रूपल का मर्डर हुआ रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तुम दोनों की फ़ोन लोकेशंस भी एक ही दिखा रही है। इसका मतलब तुम रूपल के साथ थे। क्यों? सर, जिस दिन रूपल का मर्डर हुआ मैंने उसे कॉल किया था। उसने ये बोल के फ़ोन काट दिया कि वो थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करेगी। वो काफ़ी अपसेट लग रही थी सर। जब काफ़ी देर तक उसका कॉल नहीं आया तो मैंने उसे कॉल किया। रूपल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? विकास, क्या हुआ रूपल? तुम रो क्यों रही हो? मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है विकास। क्या बात क्या है, मुझे बताओगी प्लीज़? मैं ऐसे फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊंगी विकास। ठीक है रूपल, एक काम करते हैं, हम मिलते हैं। बताओ कहाँ मिल सकती हो तुम आज ही मेरे घर आ जाओ शाम को 8 बजे। रूपल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस हरासमेंट के पीछे किसका हाथ होगा? पता नहीं विकास, मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो चुकी हूँ कि किसी को भी चेहरा दिखाने में मुझे शर्म आती है। अच्छा होता अगर मैं उसी दिन मर जाती। देखो रूपल, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम किस पेन से गुजर रही हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देखो, अभी तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखो और तुम्हें तो भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए जो तुम्हें इतनी अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिली है जो इस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ी है। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। जाओ। इसका मोबाइल सर्वेलेंस में डालो। सर। और वो सिमोन की रिपोर्ट निकालने के लिए कहा था, क्या हुआ? सर, हमने पता करवाया है। कत्ल के दिन शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सिमोन रमणीक भाई के घर पे थी। सर, ये वही घर है जहाँ पे पूरी पोड़ गृह प्रवेश के फंक्शन के लिए जमा हुई थी। नितिन के माता पिता मीना और जसवंत भी वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन जसवंत भाई के ब्लड प्रेशर की वजह से उनको घर पे जल्दी आना पड़ा। सर, जसवंत, मीना और रूपल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी हत्या शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में एक तेज धारदार हथियार से हुई है। सर, स्पॉट पे से हमें एक ग्लास मिला था जिस पर विकास के फिंगरप्रिंट्स के निशान है और इसके अलावा कोई भी अननोन आदमी के फिंगरप्रिंट्स के निशान हमें वहां से नहीं मिले। परमार, इस केस में हमारे 2 बड़े सस्पेक्ट थे, विकास और सिमोन।
अगर विकास ने यह कत्ल किया होता तो वो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने फिंगरप्रिंट्स और फोन की लोकेशन नितिन के घर पे छोड़ दे। अब बची कौन? सिमोन। तो सिमोन तो सब पोड़ वालों के साथ उस दिन वास्तु पूजन वाले घर में थी, तो वो भी नहीं हो सकती। तो अब बचता है नितिन। लेकिन सर नितिन ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि उसे विकास और रूपल के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और जेलसी की वजह से उसने रूपल का मर्डर कर दिया। लेकिन सर कोई भी इंसान अपने माँ बाप की हत्या क्यों करेगा? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है परमार। मुझे नितिन की मर्डर के दिन की सारी डिटेल चाहिए। वो कहां गया था, किससे मिला था, कहां रुका, सब चाहिए मुझे। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। नितिन के क्रेडिट कार्ड के बिल डिटेल के हिसाब से उस रात को वो पालड़ी एरिया में शॉपिंग कर रहा था। उसने पहला बिल 7:45 को पे किया था और दूसरा बिल 10:10 को, और दोनों बिल के बीच में 2 घंटे 25 मिनट का गैप है सर। ताजुब की बात यह है सर कि उसने पहला बिल 3000 का पे किया था और जो दूसरा बिल है वो सिर्फ 102 रुपए का है, वो भी किसी मेडिकल स्टोर का। इसका मतलब उसने दूसरा बिल सिर्फ एलईडी खड़ी करने के लिए ही लिया है। हो सकता है वो पहले बिल और दूसरे बिल के बीच में घर गया, उसने खून किया और वापस आ गया। हाँ बोल। व्हाट? नितिन मेहता की हालत कैसी है? जख्म काफी गहरा है, बहुत बुरी तरह से हमला हुआ है। उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं? जी, लेकिन ही नीड्स रेस्ट, सो प्लीज डोंट टेक टू लॉन्ग। श्योर। नितिन, तुम पर हमला किसने किया? विकास ने। उसने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरा स्टाफ 9:30 बजे के बाद आता है, इसलिए मैंने उसे शॉप पर 9 बजे बुलाया। बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? यही कि तेरी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ हुआ है। पहले मैंने तुझे परेशान किया, फिर रूपल को बदनाम किया, ये सोच के कि तू उसे डिवोर्स दे देगा, लेकिन नहीं, तूने मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। रूपल को सब कुछ पता चल गया, इसलिए अपने हाथों से मुझे उसे मारना पड़ा। और बीच में आ गए तेरे मम्मी और पापा, उनको भी मार दिया मैंने। और अब विकास, तू भी नहीं बचेगा। विकास मेरी बात सुनो। विकास, विकास तुम होश में नहीं हो? विकास, मैं पूरे होश में हूं। विकास तुम क्या कर रहे हो? विकास, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? विकास, बदला, क्योंकि तेरी वजह से रूपल मेरी नहीं हो पाई। विकास को लेकर आओ। सर। सर नितिन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो फिर तुम उसकी दुकान पर क्यों गए थे? सर उसने मुझे बुलाया था। लेकिन नितिन को तो कल तुमने फोन किया था। हाँ सर, लेकिन पहले उसने मुझे मिस्ड कॉल दिया था। हेलो विकास। हाँ जी, कौन? मैं नितिन बोल रहा हूँ, रूपल का हस्बैंड। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ काम है, अकेले में। ठीक है, आप बताओ कहाँ मिलना है? कल सुबह मेरी शॉप पर 9 बजे। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। 9 बजे मैं उसकी शॉप पे पहुँच गया था। हेलो, कैसे हो? जिंदा हूँ और चाहता हूँ जैसे तूने रूपल की जान ले ली वैसे मुझे भी मार ली। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने रूपल को नहीं मारा है। झूठ बोल रहा है साले। हाँ? रूपल से बदला लेने के लिए तूने मेरे माँ बाप के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे को भी खत्म कर दिया। तूने मुझे को छोड़ दिया, मुझे भी मार डालना। पागल हो गए हो क्या? मैंने किसी को नहीं मारा है, तुम होश में तो हो ना? देखो नितिन, मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को नहीं मारा है। तूने ही सबकी जान लिया ना, मुझे भी मार दे। मार मुझे भी। नहीं, पागल हो गए हो क्या? मुझे डाल, मुझे मार। नहीं, अगर यही बात थी तो तुम वहां से भागे क्यों? पुलिस के पास क्यों नहीं आए? सर मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि नितिन और उसकी फैमिली के मर्डर का शक आप लोग ऑलरेडी मुझ पे कर रहे थे, इसलिए मैं घबरा गया
और वहां से भाग गया सर। अब पुलिस की शक की सुई सिर्फ 2 नामों पर आकर अटक गई थी, नितिन और विकास। इस जुर्म को करने की वजह दोनों के पास मौजूद थी, लेकिन उस हमले की कहानी जो विकास ने पुलिस को सुनाई थी, उसने ये साबित कर दिया कि ये केस खुद पुलिस की सोच से भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। नितिन या विकास में से कोई एक झूठ बोल रहा था और मुजरिम भी इन दोनों में से ही कोई एक था, लेकिन सबूत और सुरागों की गैर मौजूदगी ने पुलिस के लिए इस केस को पेचीदा बना दिया था। यह कहानी शुरू होती है लगभग 2 महीने पहले, जब नवरंगपुरा के एक एरिया से 7 सिम कार्ड एक साथ खरीदे जाते हैं, जिनसे सबसे पहले नितिन को हैरेस किया जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी को बदनाम करके हैरेस किया जाता है। इसमें एक लड़की भी शामिल है जो ये फोन कॉल्स करती थी, लेकिन वो आज तक सामने ही नहीं आई। अगर ये लड़की सिमोन नहीं थी तो कौन थी? क्योंकि रूपल तो अब मर चुकी है। तो अब बचे वो 4 लोग, जिसमें सबसे पहला रूपल का पति नितिन, दूसरा रूपल का प्रेमी विकास, तीसरी सिमोन और चौथी वो अननोन लड़की, अगर वो इस प्लानिंग में शामिल है तो। अब हमें यह पता करना है परमार कि इन चारों की जिंदगी में ये 2 महीने पहले जब प्लानिंग हुआ तब क्या चल रहा था। सबकी पर्सनल डिटेल निकालो, पता करो कि ये लोग कहां जाते थे, किन से मिलते थे, इनका कनेक्शन किन किन लोगों के साथ था। मुझे सब डिटेल चाहिए। राइट सर। ओके सर, नितिन के क्रेडिट कार्ड बिल डिटेल में से एक बात सामने आई है। 2.5 महीने पहले 12 मार्च 2015 को नितिन ने एक बिल पे किया था क्रेडिट कार्ड से, जो केयर मैटरनिटी होम का है, 8,650 रुपए का, जो नवरंगपुरा में है। लेकिन रूपल करीबन 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर कीर्ति कर रही थी, रेखा क्लिनिक, जो पालड़ी में है। ये रही उसकी फाइल सर। चलो। हमें 12 मार्च 2015 के पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करना है। 1 मिनट सर, ये रहा सर मार्च का रिकॉर्ड। ये पेशेंट रूपल मेहता यहाँ पर क्यों आई थी? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। सर, रूपल मेहता यहाँ अबॉर्शन के लिए आई थी, जो 12 मार्च को किया गया था। पॉसिबल नहीं सर, रूपल का अबॉर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से रूपल मौत के वक्त 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर कीर्ति के रिपोर्ट के हिसाब से उसकी कंसेप्शन डेट 25 फरवरी है। इसका मतलब 12 मार्च 2015 को जो एबॉर्शन हुआ है वो रूपल के नाम से किसी और का हुआ है और इसका पेमेंट हमारे नितिन भाई ने किया है। हमें 12 मार्च 2015 की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। थोड़ा और फॉरवर्ड कीजिए। देख, तेरी मासूका सिमोन सब बयान कर चुकी है। जो भी है सच सच बता, क्यों तुमने अपने परिवार को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? बोल। मैं और सिमोन एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी रूपल से तय कर दी। रूपल ने आते ही मेरे मम्मी पापा का दिल जीत लिया और दूसरी तरफ मेरे और सिमोन के रिश्ते बने रहे। हमने एक प्लान बनाया
कि हम रूपल को इतना परेशान कर देंगे कि वो बदनामी से तंग आकर खुद ही सुसाइड कर ले, जिसके लिए हमने नवरंगपुरा से मेरे और रूपल के आईडी से नई सिम खरीदे। हमने ऐसी शॉप चुनी जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। उसके 1 महीने बाद हमने अपना प्लान शुरू किया। सिमोन ने मुझे उन नंबर से एसएमएस और फ़ोन कॉल्स करने शुरू किए। स्वीटू, तुमने ये क्या कर दिया? नींद ही नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो जहर खा ले। मुझे पता था बात जब घर तक पहुंचेगी तो रूपल के पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हमारा प्लान कामयाब हो रहा था, लेकिन एंड मौके पर मम्मी पापा ने रूपल को सुसाइड करने से बचा लिया। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि सिमोन के घर वाले उसको शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। रूपल को मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हमने रूपल के मर्डर की प्लानिंग की और जानबूझ करके वो दिन चुना जब मेरे घर वाले और आसपास के लोग गृह प्रवेश के फंक्शन में गए थे। हम दोनों पर किसी को कोई शक ना हो, इसलिए सिमोन भी 6 बजे से रात 11 बजे तक गृह प्रवेश के फंक्शन में ही थी और मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। फिर मैंने अपना सामान और मोबाइल वहीं अपनी गाड़ी में छोड़ दिया ताकि मेरी लोकेशन मार्केट की ही दिखे। उसके बाद मैंने एक ऑटो लिया और घर पहुंचा। घर की चाबियां मेरे पास भी रहती थी, उनसे मैं घर में घुसा। अरे नितिन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम तो देर से आने वाले थे ना। और ये पीछे क्या छुपाया है? मेरे लिए कुछ लाए हो? दिखाओ ना, दिखाओ। और इसके बाद जब तुम्हें विकास और रूपल के अफेयर के बारे में पता चला तो तुमने सारे मर्डर्स विकास के ऊपर डालने चाहे ताकि वो जेल चला जाए और ये केस बंद हो जाए। हाँ, इसलिए मैंने विकास को मिस कॉल दी। मैंने पहले से ही कैंची ऐसी जगह रखी थी कि विकास उसे आसानी से उठा सके, और वही हुआ। मैं जैसे ही कैंची उठाने के लिए आगे बढ़ा, विकास ने कैंची को पहले से उठा लिया। मैंने उसके हाथों से खुद को घायल किया, पर अफसोस ये हो न सका। लेके जाओ इसे। नितिन और सिमोन की दलील थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया, लेकिन हत्या, धोखा, झूठ और फरेब का प्यार जैसी पवित्र भावना से कोई भी रिश्ता आखिर कैसे हो सकता है? नितिन और सिमोन ने जो किया उसकी वजह उनका प्यार नहीं बल्कि उनकी गलत सोच और विकृत मानसिकता थी, जिसका खामियाजा 3 बेगुनाहों और एक बच्चे को भुगतना पड़ा जिसने अब तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन नितिन की परवरिश ने उसमें इस समझदारी को विकसित होने का मौका ही नहीं दिया, और जब उसके मन में अपने पहले प्यार सिमोन को फिर से पाने की चाहत पैदा हुई तो वो अपनी चाहत को पूरा करने निकल पड़ा, बिना ये सोचे कि उसकी ये चाहत और इस चाहत को पूरा करने का तरीका दोनों गलत थे, नाजायज थे। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह होती है जो इंसान की सोच को इस कदर बिगाड़ देती है कि वो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक इंसान की सोच को गलत और सही दिशा की तरफ मोड़ने में जिस वजह का सबसे बड़ा हाथ होता है वो होती है उसकी परवरिश। नितिन के माता पिता ने उसकी परवरिश बड़े लाड प्यार से की थी। उसने जिंदगी में जो कुछ चाहा उसे दिया गया, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसे ये नहीं समझाया कि मन में उठने वाली हर चाहत सही हो ये जरूरी नहीं होता। चाहतों का पैदा होना भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन गलत और नाजायज चाहतों को पहचान कर उन्हें दबाकर खत्म कर देना हमारे ही हाथ में होता है, और इसी में समझदारी भी होती है। किसी की जान लेकर आप अपनी चाहत को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।